नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में एक संक्षिप्त देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें देखिए दिया है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, जब इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, जब शुरू में इसको स्वीकृत किया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में इसमें कई संविधान संशोधन हुए हैं और कई अनुच्छेद, कई अनुसूचियाँ और कई भाग जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में इसमें 465 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो जो अनुच्छेद 395 थे वो बढ़कर लगभग 465 हो गए हैं, 22 भाग से बढ़कर इसमें 25 भाग हो गए हैं और 8 अनुसूचियों से बढ़ के इसमें 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब भारत का जो संविधान दोस्तों इतना विशाल है, तो इसका क्या कारण है कि भारत का संविधान इतना बड़ा, इतना विस्तृत है। तो इसके यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण है कि भारत की विशाल जनसंख्या और विविधता दोस्तों। भारत जो है विश्व का सबसे विविधतापूर्ण देश है और विविधता में एकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसके सारे विविधताओं को एकता में बदलने के लिए, उनको समाहित करने के लिए, सभी को उनका अधिकार देने के लिए, सभी के लिए सोचने के लिए जो भारत का संविधान है वो बहुत विशाल हो गया। तो भारत की विशाल जनसंख्या और विविधता के कारण इसका संविधान बड़ा हो गया। और दूसरा कारण है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है। मतलब इसमें राज्यों के लिए एक संविधान नहीं है। जो भारत देश का संविधान है वही इसके राज्यों का भी संविधान है, उसी से संचालित होते हैं। तो दोनों के लिए एक संविधान और दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए भी ये संविधान विस्तृत हो गया उसकी व्याख्या करने में। और तीसरा दोस्तों इसमें नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके कारण ये संविधान बड़ा हो गया है। और प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। तो इन सारे कारणों के कारण भारत का जो संविधान है वो इतना विस्तृत, इतना विशाल हो गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि भारत का जो संविधान है, जो भारत में शासन प्रणाली चुनी गई है शासन के लिए, वो संसदीय शासन प्रणाली चुनी गई है। दोस्तों दो प्रकार के जो विश्व में शासन प्रणालियाँ प्रचलित हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षीय या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ इसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि जो ब्रिटेन में चलता है वो संसदीय शासन प्रणाली चलती है, जिसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है और जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है वो अमेरिका में प्रचलित है। इसमें राष्ट्रपति शासन का भी प्रमुख होता है और उसका संवैधानिक प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में दोस्तों अपनाई गई। इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत में यह प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। अर्थात जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति करता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो नेतृत्व करता है, जो वास्तविक प्रमुख या वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और इस संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या, भारत में दोस्तों एक संघीय शासन प्रणाली होती है और एक एकल या एकात्मक शासन प्रणाली होती है। तो भारत में संघीय संविधान को अपनाया गया, संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन ये एकात्मक विशेषताओं वाला है दोस्तों। तो इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं इसको देख लेते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसलिए यह संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और भारत में इन शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। एक संघ सूची, जिसपे केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। एक राज्य सूची, जो राज्य के विषय हैं जिसमें राज्य सरकारें नियम कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची दोस्तों, इसमें ऐसे विषय रखे गए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम और कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी विवाद होता है तो सामान्यतः जो संघ का कानून होता है उसको माना जाता है। इसके बारे में भी क्या नियम है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और भारत को दोस्तों राज्यों का संघ कहा जाता है। तो संघीय संविधान इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, इसीलिए संघीय संविधान का प्रारूप है। लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की। अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार वो होते हैं दोस्तों जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं स्वतंत्र रूप में। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं जैसे समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। इसमें दोस्तों जितने अधिकार दिए गए इसमें से 15 ये भारतीय और विदेशी सभी को प्राप्त हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं, ये जो इसमें इन अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं हो, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। और बाकी जितने अधिकार हैं भारतीय और विदेशियों सभी को प्राप्त है भारत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनका जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। इनका उद्देश्य है कि सरकार को जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा देना, अर्थात नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ें दी गई हैं सरकार का लक्ष्य होता है कि उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो अपनी नीतियों का संचालन करें, उसी आधार पर अपनी नीतियाँ बनाएं। जैसे दोस्तों इसमें उदाहरण दिया गया समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। और दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं दोस्तों। लागू क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? क्योंकि ये जो है एक डायरेक्टिव या निर्देशात्मक टाइप के हैं। सरकार इस आधार पर अपनी नीतियाँ बनाती है इनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब संविधान लागू किया जा रहा था तो इसलिए बाध्यकारी और न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया गया, क्योंकि इनको लागू करना संसाधनों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन होते जाएंगे वैसे वैसे हम इन लोगों की जिसमें जो दिए गए हैं सिद्धांत उनको हम लागू करते चले जाएंगे दोस्तों। तो दिया गया कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो सरकारें होती हैं इन्हीं के आधार पर अपनी नीतियाँ बनाती हैं इन्हीं को प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो इसमें है अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य दोस्तों। मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और ये अनुच्छेद 51A में दिया गया है कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे हम जो भारतीय संविधान की विशेषता है उनका एक संक्षिप्त परिचय ले रहे हैं। अब अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों क्या है। भारत में जो दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात भारत की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। और भारत में न्यायपालिका कितने प्रकार की हैं, मतलब कौन कौन सा स्तर? तो एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, एक उच्च न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका। ये 3 प्रकार की न्यायपालिका हैं जिनका संविधान में विस्तृत वर्णन दिया गया है। इनके कार्य क्या है दोस्तों? न्यायपालिका का कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका 3 प्रकार की भारत में, सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका। और इनके कार्य हैं संविधान की रक्षा करना, नागरिकों की सुरक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना, विभिन्न विवादों में न्याय प्रदान करना इत्यादि इनकी कार्य हैं। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों। भारत में जो है वो एकल नागरिकता है दोस्तों, अर्थात भारत में राज्यों के लिए अलग नागरिकता और केंद्र के लिए अलग नागरिकता नहीं है। जो भारत का नागरिक है उसके लिए एकल नागरिकता है। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है दोस्तों, जैसे उनकी राज्य की भी नागरिकता होती है अलग अलग और स्टेट की इसकी भी नागरिकता होती है संघ की, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता दोस्तों भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए इसको रखा गया है। दोहरी नागरिकता इसीलिए भारत में नहीं अपनाई गई। और दोस्तों अगली विशेषता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अर्थात भारत में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको मतदान का अधिकार है। जो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। इसका क्या महत्व है दोस्तों? सभी को मतदान का समान अधिकार है। वो 18 वर्ष प्लस हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसको मत देने का अधिकार है। और यह लोकतंत्र को, सार्वभौमिक मताधिकार जो है वयस्क मताधिकार, ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अगला देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला का एक अद्भुत मिश्रण है। अर्थात कुछ मामलों में भारतीय संविधान बहुत ही कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है। तो इसमें देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान न पूरी तरह कठोर है और न पूरी तरह लचीला है, या कठोर और लचीला का एक अद्भुत मिश्रण है।
इसमें लचीला क्यों दोस्तों? क्योंकि कुछ जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन है जो विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे संशोधन है जो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति से किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में कैसे संशोधन होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो ये साधारण बहुमत संशोधन भारतीय संविधान को लचीला बनाता है, और विशेष बहुमत से संशोधन भारतीय संविधान को कठोर बनाता है, और इसलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीला का एक अद्भुत मिश्रण है। अब अगला विशेषता देखते हैं दोस्तों। भारत में दोस्तों एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 324 में की गई है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। अब निर्वाचन आयोग दोस्तों चुनाव किसका करवाता है? लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का, इन सबका चुनाव करवाता है। लेकिन जो भारत में पंचायती राज है, नगर पालिका और ग्राम प्रधान, इसका जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जो भारत में निर्वाचन आयोग है 324 में जो दिया गया है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव करवाता है। अगली विशेषता दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के यह एक अद्वितीय व्यवस्था है। इसको दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है, उसे प्रभावित होकर लिया गया है। तो भारत में आपातकाल का मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक रूप में कार्य करता रहता है, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपातकाल उत्पन्न होता है तो भारत का जो स्वरूप है वो एकात्मक टाइप का हो जाता है। तो इसमें 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था दी गई है। पहला एक राष्ट्रीय आपात 352 में दिया गया है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों ये अनुच्छेद 360 में है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है दोस्तों, राज्य आपातकाल भी लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली विशेषता पे। ये दोस्तों पंचायती राज और नगर पालिकाएं जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, ये भी भारतीय संविधान की अद्वितीय व्यवस्था है। ये विश्व के लगभग और किसी भी संविधान में इस तरह की विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है वो इसके तहत होता है। ये लोकल लेवल पर मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए, लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए तथा विकेंद्रीकरण के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। इनका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत किया गया, इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में निदेशकता, और उसी के आधार पर उसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगली विशेषता दोस्तों, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं। भारतीय संविधान कुछ स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं के गठन का प्रावधान करता है, जैसे निर्वाचन आयोग, कई संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग इत्यादि जो हैं ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के सर्वोत्तम संविधान व्यवस्थाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है, लेकिन इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने के साथ साथ लोकतांत्रिक शासन, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यही विशेषताएं इसे विश्व के सबसे प्रभावशाली और व्यापक संविधानों में स्थान दिलाती हैं। दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने देखा एक संक्षिप्त रूप में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं थीं। इन विशेषताओं के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे हम लोग सारे अनुच्छेदों के बारे में भी देखेंगे कि उस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।